सबसे पहले बात करते हैं टमाटर की एक खास किस्म की, पंजाब छुआरा। इसे PAU लुधियाना मतलब पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने जारी किया है। इसका पौधा डिटर्मिनेंट टाइप का होता है, मतलब उसकी बढ़त एक हद तक ही होती है, पर वो फैलता अच्छा है और शाखाएं भी खूब निकलती हैं। और फल होते हैं पेयर शेप्ड, नाशपाती जैसे दिखते हैं। बीज कम होते हैं इनमें, रंग गहरा लाल, और हाँ, छिलका काफी सख्त होता है। ये सख्त छिलका और कम बीज शायद इसे प्रोसेसिंग के लिए या दूर तक भेजने के लिए काफी अच्छा बनाते होंगे। हर फल का वजन लगभग 40 से 50 ग्राम, और पहली तोड़ाई वो रोपाई के करीब 90 दिन बाद हो जाती है। ये एक हाई यील्डिंग किस्म मानी जाती है, और इसकी कीपिंग क्वालिटी मतलब रखने की क्षमता वो भी कमाल की है। वैसे स्रोतों में प्याज की भीमा रेड, खजूर की मिजूल और बैंगन की पूसा पर्पल क्लस्टर किस्मों का भी जिक्र था। काफी वैरायटी है भाई। अच्छा, अब आते हैं खेती के गणित पर। एक सवाल था कि 10 हेक्टेयर जमीन के लिए कितनी यूरिया चाहिए होगी, अगर शर्त यह है कि प्रति हेक्टेयर 150 किलो नाइट्रोजन डालनी है। या सबसे जरूरी बात क्या है, वो ये कि यूरिया में नाइट्रोजन होती है 46%, मतलब 100 किलो यूरिया में 46 किलो नाइट्रोजन। सीधी सी बात। तो 1 किलो नाइट्रोजन के लिए कितनी यूरिया चाहिए? हिसाब लगाएं तो 100/46 किलो। अब 1 हेक्टेयर में चाहिए 150 किलो नाइट्रोजन, तो यूरिया लगेगी 100/46 गुणा 150। ये करीब करीब बनता है 326.086 किलो। तो फिर 10 हेक्टेयर के लिए बस इसे 10 से गुणा कर दीजिए, यानी लगभग 3260.86 किलो यूरिया। जो विकल्प दिए गए थे उनमें सबसे पास का जवाब 3255 किलो था। देखा? अगला विषय है मिट्टी का कटाव, खासतौर पर शीट इरोजन। ये बड़ा ही चुपचाप होने वाला कटाव है, पता भी नहीं चलता कई बार। इसमें होता क्या है कि मिट्टी की जो सबसे ऊपर वाली परत होती है ना, सबसे उपजाऊ, वो पतली चादर की तरह एक समान रूप से बह जाती है। ये अक्सर समतल खेतों में होता है। भारी बारिश के बाद बारिश की बूंदों का जो बल पड़ता है ना जमीन पर, फोर्स ऑफ रेन ड्रॉप्स, उसी से। इसकी चालाकी ये है कि ये एकदम से नजर नहीं आता है, लेकिन धीरे धीरे खेत की जो जान होती है ना, वो फर्टाइल टॉप सॉइल, वो निकल जाती है। और ये बहुत हानिकारक है क्योंकि सबसे अच्छी मिट्टी ही बह गई। अब थोड़ी बात करते हैं जौ की, यानी बार्ली की। इसका बोटैनिकल नेम है हॉर्डियम वोल्गेरे। ये पोएसिए फैमिली का पौधा है, जिसे पहले ग्रामिने फैमिली भी कहते थे। इसका क्रोमोसोम नंबर है 2n=14, और इसमें प्रोटीन कंटेंट वो करीब 11.5% होता है। पोषण के लिहाज से काफी अहम है ये। एक और मजेदार बात, इसकी एक हस्कलेस किस्म भी है, मतलब छिलके के बिना। नाम है डोल्मा। स्रोतों में मक्का यानी जे मेज और कंगनी यानी फॉक्सटेल मिलेट सिटेरिया इटालिका के वनस्पतिक नामों का भी जिक्र था। और हाँ, जौ की भी अपनी किस्में हैं, जैसे एच वल्गैरे जो 6 पंक्ति वाला होता है, और एच डिस्टिकॉन 2 पंक्ति वाला। इनकी बनावट अलग होती है। चलिए अब आखिर में चलते हैं इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी IMD की तरफ। इसकी स्थापना हुई थी 1875 में, काफी पुराना है। और इसका जो पहला मुख्यालय था वो कलकत्ता में था, जिसे अब कोलकाता कहते हैं। आजकल इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है, मौसम भवन में। 1944 से वहीं है। ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के तहत काम करने वाली एक एजेंसी है। इसका काम सिर्फ वेदर फोरकास्टिंग यानी मौसम का पूर्वानुमान लगाना ही नहीं है। ये मीटेरोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस भी करते हैं, और तो और साइस्मोलॉजी मतलब भूकंप विज्ञान से जुड़े काम भी देखते हैं। और एक बड़ी बात यह है कि IMD दुनिया के उन 6 खास रीजनल स्पेशलाइज्ड मीटेरोलॉजिकल सेंटर्स में से एक है, जो वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के तहत काम करते हैं। और इसकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जो नॉर्दर्न इंडियन ओशन रीजन है, मतलब उत्तरी हिंद महासागर क्षेत्र, वहां आने वाले ट्रॉपिकल साइक्लोन्स यानी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का पूर्वानुमान देना, उनके नाम तय करना और चेतावनी जारी करना। I got 200 solved agri papers for 398 rupees. Every question has detailed explanations and keynotes. तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इन सवालों में क्या खास है। पहला सवाल था ब्लाइंड होइंग से जुड़ा हुआ। पूछा गया था कि ये किस फसल के लिए रेकमेंड की जाती है। सोर्स के मुताबिक जवाब है गन्ना, शुगरकेन। अब ये ब्लाइंड होइंग है क्या चीज? असल में ये एक तरह की निराई गुड़ाई है जो फसल बोने के बाद की जाती है, लेकिन हाँ, फसल के मिट्टी से बाहर निकलने से पहले। इसका मकसद सीधा सा है, खरपतवारों को मने वीड्स को शुरू में ही कंट्रोल करना, ताकि फसल को बढ़ने में आसानी हो। गन्ने से जुड़ी और भी टर्म्स होती हैं, जैसे रैटूनिंग मतलब पिछली फसल के बचे हिस्से से नई फसल लेना, रैपिंग है, टाइंग है, प्रॉपिंग, ट्रैशिंग, एरोइंग भी। ये सब दिखाता है कि हर फसल की अपनी अपनी अलग ज़रूरतें होती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है वाटर यूज एफिशिएंसी, WUE। सवाल इसकी परिभाषा से जुड़ा था। सीधी भाषा में कहें तो WE का मतलब है कि पौधे ने प्रति इकाई पानी इस्तेमाल करके, मतलब जो पानी इवेपोट्रांसपिरेशन में लगा, उससे कितनी मार्केटेबल उपज पैदा की। इसका एक फॉर्मूला भी है, WUE = ड्राई मैटर प्रोडक्शन
जो केजी में होता है, डिवाइडेड बाय ईटी इवेपोट्रांसपिरेशन जो एमएम में होता है, और इसकी यूनिट केजी ग्रेन हा पर मिलीमीटर या फिर केजी मीटर क्यूब भी कह सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये सीधे सीधे पानी के सही इस्तेमाल, एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट से जुड़ा है। और आजकल पानी बचाना कितना ज़रूरी है ये तो हम सब जानते हैं। और एक मज़ेदार बात, पौधे में WE सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? पत्ती के बिल्कुल सिरे पर, टिप ऑफ द लीफ पर। पानी बचाने से जुड़ी और भी एफिशिएंसीज होती हैं वैसे, जैसे वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी। ये सब पानी प्रबंधन के अलग अलग पहलू हैं। अच्छा, अब आते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग पर। सवाल था कि ये शब्द ऑर्गेनिक फार्मिंग ये सबसे पहले इस्तेमाल किसने किया? सोर्स बताता है नाम वॉल्टर जेम्स लॉर्ड नॉर्थबॉर्न का। ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो मूल आइडिया है वो है बिना सिंथेटिक केमिकल्स, बिना पेस्टिसाइड्स या जीएमओज के, हाँ, इनके बिना खेती करना या पशु पालना। इसके फायदे तो अब काफी लोग जानते हैं। मिट्टी की सेहत सुधरती है, मतलब सॉइल फर्टिलिटी बेहतर होती है, बायोडाइवर्सिटी बनी रहती है, पर्यावरण के लिए अच्छा है, और जो उपज मिलती है वो हमारे खाने के लिए ज्यादा हेल्दी मानी जाती है। ये सॉइल इरोजन को भी कम करने में मदद करती है। आजकल सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की जब भी बात होती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग का जिक्र आता ही है। इसके भी टाइप्स हैं, जैसे प्योर ऑर्गेनिक फार्मिंग और इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग। अगला सवाल था सॉइल साइंस से। इसमें बल्क डेंसिटी और पार्टिकल डेंसिटी देकर सॉइल पोरोसिटी निकालने को कहा गया था। पहले ये समझ लेते हैं कि ये बल्क डेंसिटी और पार्टिकल डेंसिटी क्या है। बल्क डेंसिटी मतलब सूखी मिट्टी का वजन और उसके कुल वॉल्यूम का रेशियो। इसमें हवा की जगह मतलब पोर स्पेस भी शामिल होता है। आमतौर पर इसकी वैल्यू होती है करीब 1.33 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर। और पार्टिकल डेंसिटी ये सिर्फ मिट्टी के ठोस कणों की डेंसिटी है, इसमें हवा की जगह नहीं गिनी जाती। इसकी सामान्य वैल्यू होती है करीब 2.66 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर। तो पोरोसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है? सॉइल पोरोसिटी परसेंटेज इक्वल्स 100 बल्क डेंसिटी पार्टिकल डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय 100। सोर्स में जो वैल्यूज दी थी BD इक्वल्स टू 1.5, PD इक्वल्स टू 2.65, उनसे कैलकुलेशन करें तो ये लगभग 43.4% आता है। तो दिए गए ऑप्शंस में 42% सबसे पास का जवाब था। अब ये पोरोसिटी जरूरी क्यों है? क्योंकि इसी से तय होता है कि मिट्टी के अंदर पानी और हवा कितनी आसानी से आ जा सकते हैं, और ये पौधों की जड़ों की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। और हाँ, आखिरी सवाल था एक फसल किस्म के बारे में। हिसार सुगंध DH36 ये किस फसल की किस्म है? जवाब है धनिया, कोरिएंडर, जिसका साइंटिफिक नाम कोरिएंड्रम सैटिवम है। ये एपिसिए फैमिली का पौधा है। इसे चाइनीज पार्सले भी कहते हैं। इसमें एक खास कंपाउंड होता है लिनेलोल, जिसकी वजह से इसकी वो जानी पहचानी खुशबू आती है। हिसार सुगंध जैसी किस्में खास तौर पर डेवलप की जाती हैं अच्छी सुगंध के लिए, या ज्यादा उपज के लिए, या फिर बीमारियों से लड़ने की ताकत के लिए। Unbelievable but true. 22,000 MCQs from 200 plus agri exams, perfectly sorted into 154 topics. एक अनोखे नाम से शुरू करते हैं। क्या किसी ने कैमल क्रॉप के बारे में सुना है? ऊंट फसल। देखते हैं ये क्या चीज है। तो ये कैमल क्रॉप आखिर है क्या? असल में ये है ज्वार। हाँ, ज्वार, जिसे अंग्रेजी में सोरगम कहते हैं। और इसे ये नाम मिला क्यों? क्योंकि इसमें सूखा सहने की जबरदस्त क्षमता होती है, बिल्कुल ऊंट की तरह। कम पानी, सूखी मिट्टी, सब चलता है। ये ज्यादातर वर्षा आधारित फसल है, जैसे महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक में। और सिर्फ सहनशील ही नहीं, पोषण में भी देखिए अच्छा खासा प्रोटीन है, डाइटरी फाइबर है, आयरन, फास्फोरस, थायामीन सब मिलता है। और हाँ, कोलेस्ट्रॉल फ्री भी। इसके बीज में स्टार्च और प्रोटीन मुख्य होते हैं। दिलचस्प बात यह है कि ज्वार उसी पोएसिए परिवार का है जिससे मक्का यानी मेज और बाजरा यानी पर्ल मिलेट आते हैं। मतलब ये सब घास कुल के ही अनाज हैं। अच्छा, फसल की सहन शक्ति से अब जरा विज्ञान की तरक्की पर आते हैं, खासकर चावल में। एक सवाल था बासमती गुणवत्ता वाले चावल के पहले हाइब्रिड को लेकर। तो जवाब है पूसा बासमती 1, पूसा बासमती 1। ये खास इसलिए है क्योंकि ये दुनिया की पहली हाई यील्डिंग ड्वार्फ किस्म थी, जिसमें बासमती वाले गुण थे, खुशबू, स्वाद, मतलब पैदावार भी ज्यादा और क्वालिटी भी कमाल है। इसे लोकली मूछल बासमती भी कहते हैं, और इसे डेवलप किया था IARI मतलब भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने कन्वर्जेंट ब्रीडिंग टेक्निक से। वैसे तुलना करें तो चावल की पहली ड्वार्फ किस्म थी TN1 1964 में, और पहली हाई यील्डिंग ड्वार्फ किस्म IR8 थी 1966 में। लेकिन पूसा बासमती 1 ने इसमें बासमती वाला एंगल जोड़ा। और भी किस्में हैं वैसे, जैसे PRH10 पहला बासमती हाइब्रिड था, या बासमती 370 अपनी खुशबू के लिए फेमस है। देखिए, फसल उगाने के लिए सिर्फ अच्छी किस्म काफी नहीं, सही जगह, सही माहौल, इसकी समझ भी तो चाहिए। यहीं पर बात आती है कृषि जलवायु क्षेत्रों की, मतलब एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स।
तो एक सवाल था कि राजस्थान के भरतपुर और करौली जिले किस जोन में आते हैं। ये आते हैं जोन 3B में। नाम है इसका बाढ़ संभावित पूर्वी मैदान या फ्लड प्रोन ईस्टर्न प्लेन। इसी जोन में अलवर, धौलपुर, सवाई माधोपुर जिले भी हैं। ये जानना अहम इसलिए है क्योंकि हर जोन की अपनी जलवायु, मिट्टी, पानी की स्थिति अलग होती है। उसी हिसाब से खेती प्लान होती है। वैसे राजस्थान में कुल 10 ऐसे जोन्स हैं और पूरे भारत की बात करें तो प्लानिंग कमीशन के हिसाब से 15 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स हैं, जबकि नार्प या ICAR ने बारिश और फसल पैटर्न के आधार पर 127 जोन्स तक पहचाने हैं। तो संक्षेप में कहें तो एग्रोक्लाइमेटिक जोन वो इलाका है जहां खेती के लिए मौसम और फसल का समय लगभग एक जैसा हो। चलिए, फसल उगा ली, किस्म चुन ली, जोन समझ लिया, अब बेचने की बारी। और यहाँ टेक्नोलॉजी किसानों की मदद कर सकती है। सवाल था नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट यानी ENAM के बारे में। ये कब शुरू हुआ? तो ये लॉन्च हुआ 14 अप्रैल 2016 को। इसका बड़ा मकसद क्या है? पूरे भारत के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल। सोचिए, वन नेशन वन मार्केट। इसे चला कौन रहा है? ये काम कर रही है SFAC, मतलब स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्शियम। ये कृषि मंत्रालय के अंडर आती है। और इसका स्केल देखिए, अभी तक 18 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की करीब 1000 मंडियां जुड़ चुकी हैं और इनमें 175 तरह की कृषि उपज का व्यापार होता है। सबसे ज्यादा मंडियां 144 राजस्थान में है। किसानों को इससे फायदा क्या है? अपनी उपज बेचने के लिए ज्यादा खरीदार मिलते हैं, पारदर्शिता आती है, रियल टाइम दाम पता चलते हैं, क्वालिटी का सही दाम मिलता है और पेमेंट भी ऑनलाइन हो जाती है। काफी सुविधा है। लेकिन खेती में सब अच्छा ही नहीं होता, चुनौतियां भी हैं, जैसे खरपतवार। एक सवाल था बाजरा यानी पॉल मिलेट पर लगने वाले एक परजीवी खरपतवार के बारे में, पैरासिटिक वीड। इसका जवाब है स्ट्रिगा SPP, जिसे विच वीड भी कहते हैं। ये क्या है? ये एक सेमी रूट पैरासाइट है, अर्ध जड़ परजीवी। मतलब ये बाजरे की जड़ों से जुड़कर उसका पोषण चुराता है। और ये सिर्फ बाजरे को नहीं बल्कि ज्वार, मक्का, गन्ना, सूरजमुखी जैसी फसलों को भी नुकसान पहुंचाता है। कुछ और भी परजीवी खरपतवार होते हैं, जैसे लोरैंथस। ये सेमी स्टेम पैरासाइट है, आम के पेड़ों पर दिखता है। ओरोबैंचे है, ये टोटल रूट पैरासाइट है, सरसों या सोलेनेसी कुल की फसलों पर लगता है। और कस्कुटा यानी अमरबेल, वो तो टोटल स्टेम पैरासाइट है, ल्यूसन जैसी फसलों पर लिपट जाती है। 29 rupees per mock test for any agriculture exam. Can't believe I found this app earlier. सबसे पहले बात करते हैं आलू की। इसका साइंटिफिक नाम है सोलैनम ट्यूबेरोसम। इसकी कई किस्में हैं, पर कुछ हैं जो काफी खास हैं। जैसे एक है कुफरी पुखराज। इसे ना घर वाला आलू भी कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये गर्मी बर्दाश्त कर लेता है और हाँ, पैदावार भी अच्छी देता है। ऊपर से इसमें विटामिन C, पोटेशियम और फाइबर भी होता है, मतलब सेहत के लिए भी अच्छा। फिर है कुफरी शीतमान। ये मध्यम अवधि की किस्म है और इसकी खासियत ये पाला रोधी है, मतलब फ्रॉस्ट रेजिस्टेंट। सोचिए, पहाड़ी इलाकों या ठंडी जगहों के किसानों के लिए ये कितनी राहत की बात होगी। और एक और है कुफरी अलंकार। वैसे ही दूसरी सब्जियों की भी मशहूर किस्में हैं, जैसे मूली की पूसा चैतकी, बैंगन की पूसा पर्पल लॉन्ग और फूल गोभी की पूसा स्नोबॉल। ये सब खास जरूरतों के हिसाब से तैयार की गई हैं। अच्छा, सब्जियों से अब थोड़ा फूलों की तरफ चले। राजस्थान में अजमेर जिले में है पुष्कर शहर। ये शहर गुलाब की खेती, मतलब रोज फार्मिंग के लिए बहुत मशहूर है। इसे राजस्थान का रोज हब भी कहा जाता है। पर एक मजेदार बात बताऊं, सिटी ऑफ रोजेस का खिताब पुष्कर के पास नहीं बल्कि चंडीगढ़ के पास है। हाँ, वही चंडीगढ़ जहां मशहूर जाकिर हुसैन रोज गार्डन भी है। अच्छा, फूलों से हटकर सोचें तो टमाटर, जिसका साइंटिफिक नाम लाइकोपर्सिकम एस्क्यूलेंटम है, वो सबसे ज्यादा होता है आंध्र प्रदेश में। और स्पेन में तो टमाटर पर एक पूरा त्योहार मनाया जाता है, ला टोमाटीना। कमाल है ना। और हाँ, खजूर, फीनिक्स डैक्टिलिफेरा, इसके उत्पादन में इराक सबसे आगे है। और गुलदाउदी यानी क्रिजैंथेमम, वो जापान का राष्ट्रीय फूल है। देखिए कैसे खेती और संस्कृति आपस में जुड़ी हुई हैं। चलिए, फसल उगा ली, फूल भी देख लिए, पर पौधों को कीड़ों से बचाना भी तो एक बड़ा काम है। यहीं पर काम आते हैं इंसेक्टिसाइड्स, मतलब कीटनाशक। इनमें खास तरह के होते हैं सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड्स, जैसे कि डाइमिथोएट। ये बड़े कमाल के होते हैं। पौधा इन्हें सोख लेता है और ये दवा पौधे के अंदर उसकी टिश्यूज में फैल जाती है। अब अगर कोई कीड़ा पौधे का रस चूसने की कोशिश करेगा तो वो भी गया काम से। ये एक तरह से पौधे के लिए अंदरूनी सुरक्षा कवच जैसा है। और भी प्रकार हैं, जैसे स्टमक पॉइजन।
उदाहरण के लिए मैलाथायोन, ये कीड़े के पेट में जाकर असर करते हैं। फिर है कॉन्टैक्ट पॉइजन जैसे पायरेथ्रियम, ये छूने भर से मार देते हैं। और फ्यूमिगेंट्स भी होते हैं जैसे क्लोरपाइरीफॉस, इनकी गैस या भाप सांस के जरिए कीड़ों को खत्म करती है। कुछ कीटनाशक जैसे क्विनाफॉस वो नॉन सिस्टेमिक होते हैं और कॉन्टैक्ट और स्टमक पॉइजन दोनों तरह से काम करते हैं। मतलब कीड़ों को हर तरफ से घेरने की तैयारी। पौधों की दुनिया ना बाहर से जितनी सीधी दिखती है, अंदर से उतनी ही पेचीदा, खासकर जब बात आती है हार्मोन्स की। गिबरेलिंस ऐसा ही एक महत्वपूर्ण प्लांट हार्मोन है। इसकी खोज की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है, पता है। 1926 में एक जापानी वैज्ञानिक थे कुरोसावा। उन्होंने देखा कि एक फंगस है जिबरेला फुजिकुरोए, उससे संक्रमित चावल के पौधे वो जरूरत से ज्यादा लंबे, पतले और पीले हो रहे थे। अजीब सी बात थी। इसे नाम दिया गया बकाने डिजीज या फूलिश डिजीज, जैसे पौधे बेवकूफी में बढ़ते जा रहे हों। फिर 1935 में याबुता नाम के वैज्ञानिक ने इस अजीब हरकत के पीछे के केमिकल को अलग किया और उसे नाम दिया गिबरेलिन। ये हार्मोन असल में पौधों की लंबाई बढ़ाने में मदद करता है, खास तौर पर कोशिकाओं की दीवारों को ढीला करके, सेल एनलार्जमेंट करके। ये पौधे के लगभग सभी भागों में पाया जाता है, पर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में ज्यादा होता है। कमाल है ना, एक बीमारी से पौधों के ग्रोथ का इतना बड़ा राज खुल गया। वैसे पौधों के लिए और भी जरूरी हार्मोन्स हैं, जैसे ऑक्सिन और साइटोकाइनिन, जिनकी खोज ने खेती को बहुत बदला है। और आखिर में चलिए बात करते हैं अंगूर की। वानस्पतिक नाम है वाइटिस विनिफेरा। माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति एशिया माइनर में हुई थी। भारत में देखें तो महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। अंगूर उगाने के लिए कुछ खास चीजें चाहिए, जैसे रेतीली दोमट मिट्टी, मतलब सैंडी लोम सॉइल, मिट्टी का पीएच 6.5 से 7.5 के बीच हो और तापमान करीब 28 से 32 डिग्री सेल्सियस। अंगूर खाने के काम तो आते ही हैं, साथ ही किशमिश, जूस और हाँ, वाइन बनाने में भी इस्तेमाल होते हैं। इन्हें उगाने के लिए या तो हार्डवुड कटिंग्स का इस्तेमाल होता है या फिर ग्राफ्टिंग और बडिंग तकनीक अपनाई जाती है। भारत में इन्हें सहारा देने के लिए, मतलब ट्रेनिंग के लिए, बावर सिस्टम काफी आम है। देखा होगा ना, जिसमें बेलें ऊपर मचान या तार पर एक छतरी की तरह फैल जाती हैं। पर अंगूर उगाना हमेशा आसान नहीं होता। पोषक तत्वों की कमी से काफी दिक्कतें आ सकती हैं। जैसे अगर बोरॉन की कमी हो जाए तो हेन एंड चिकन डिजीज हो जाता है। इसमें क्या होता है कि गुच्छे में कुछ दाने तो मुर्गी जितने बड़े हो जाते हैं और कुछ बेचारे चूजे जितने छोटे रह जाते हैं। 200 plus agriculture exam papers with key points and full explanations length. 29 rupees for the full set. सीधा सा है, कुछ नया सीखना, वो भी आसान तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आलू की। इसका साइंटिफिक नाम है सोलैनम ट्यूबेरोसम। इसकी कई किस्में हैं, पर कुछ हैं जो काफी खास हैं। जैसे एक है कुफरी पुखराज। इसे ना घर वाला आलू भी कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये गर्मी बर्दाश्त कर लेता है और हाँ, पैदावार भी अच्छी देता है। ऊपर से इसमें विटामिन सी, पोटेशियम और फाइबर भी होता है, मतलब सेहत के लिए भी अच्छा। फिर है कुफरी शीतमान। ये मध्यम अवधि की किस्म है और इसकी खासियत ये पाला रोधी है, मतलब फ्रॉस्ट रेजिस्टेंट। सोचिए, पहाड़ी इलाकों या ठंडी जगहों के किसानों के लिए ये कितनी राहत की बात होगी। और एक और है कुफरी अलंकार। वैसे दूसरी सब्जियों की भी मशहूर किस्में हैं, जैसे मूली की पूसा चैतकी, बैंगन की पूसा पर्पल लॉन्ग और फूल गोभी की पूसा स्नोबॉल। ये सब खास जरूरतों के हिसाब से तैयार की गई हैं। अच्छा, सब्जियों से अब थोड़ा फूलों की तरफ चले। राजस्थान में अजमेर जिले में है पुष्कर शहर। ये शहर गुलाब की खेती, मतलब रोज फार्मिंग के लिए बहुत मशहूर है। इसे राजस्थान का रोज हब भी कहा जाता है। पर एक मजेदार बात बताऊं, सिटी ऑफ रोजेस का खिताब पुष्कर के पास नहीं, बल्कि चंडीगढ़ के पास है। हाँ, वही चंडीगढ़ जहां मशहूर जाकिर हुसैन रोज गार्डन भी है। अच्छा, फूलों से हटकर सोचे तो टमाटर, जिसका साइंटिफिक नाम लाइकोपर्सिकम एस्क्यूलेंटम है, वो सबसे ज्यादा होता है आंध्र प्रदेश में। और स्पेन में तो टमाटर पर एक पूरा त्योहार मनाया जाता है, ला टोमाटीना। कमाल है ना। और हाँ, खजूर फिनिक्स डैक्टिलिफेरा, इसके उत्पादन में इराक सबसे आगे है। और गुलदाउदी यानी क्रिजैंथेमम वो जापान का राष्ट्रीय फूल है। देखिए कैसे खेती और संस्कृति आपस में जुड़ी हुई हैं। चलिए, फसल उगा ली, फूल भी देख लिए, पर पौधों को कीड़ों से बचाना भी तो एक बड़ा काम है। यहीं पर काम आते हैं इंसेक्टिसाइड्स, मतलब कीटनाशक। इनमें खास तरह के होते हैं सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड्स, जैसे कि डाइमिथोएट। ये बड़े कमाल के होते हैं। पौधा इन्हें सोख लेता है और ये दवा पौधे के अंदर उसकी टिश्यूज में फैल जाती है। अब अगर कोई कीड़ा पौधे का रस चूसने की कोशिश करेगा तो वो भी गया काम से। ये एक तरह से पौधे के लिए अंदरूनी सुरक्षा कवच जैसा है। और भी प्रकार हैं, जैसे स्टमक पॉइजन। उदाहरण के लिए मैलाथायोन, ये कीड़े के पेट में जाकर असर करते हैं। फिर है कॉन्टैक्ट पॉइजन, जैसे पायरेथ्रियम, ये छूने भर से मार देते हैं। और फ्यूमिगेंट्स भी होते हैं, जैसे क्लोरपाइरीफॉस,
इनकी गैस या भाप सांस के जरिए कीड़ों को खत्म करती है। कुछ कीटनाशक जैसे क्विनाफॉस वो नॉन सिस्टेमिक होते हैं और कॉन्टैक्ट और स्टमक पॉइजन दोनों तरह से काम करते हैं। मतलब कीड़ों को हर तरफ से घेरने की तैयारी। पौधों की दुनिया ना बाहर से जितनी सीधी दिखती है, अंदर से उतनी ही पेचीदा, खासकर जब बात आती है हार्मोन्स की। गिबरेलिंस ऐसा ही एक महत्वपूर्ण प्लांट हार्मोन है। इसकी खोज की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है, पता है? 1926 में एक जापानी वैज्ञानिक थे, कुरोसावा। उन्होंने देखा कि एक फंगस है, जिबरेला फुजिक्रोए, उससे संक्रमित चावल के पौधे वो जरूरत से ज्यादा लंबे, पतले और पीले हो रहे थे। अजीब सी बात थी। इसे नाम दिया गया बकाने डिजीज या फूलिश डिजीज, जैसे पौधे बेवकूफी में बढ़ते जा रहे हों। फिर 1935 में याबुता नाम के वैज्ञानिक ने इस अजीब हरकत के पीछे के केमिकल को अलग किया और उसे नाम दिया गिबरेलिन। ये हार्मोन असल में पौधों की लंबाई बढ़ाने में मदद करता है, खासतौर पर कोशिकाओं की दीवारों को ढीला करके, सेल एनलार्जमेंट करके। ये पौधे के लगभग सभी भागों में पाया जाता है, पर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में ज्यादा होता है। कमाल है ना, एक बीमारी से पौधों के ग्रोथ का इतना बड़ा राज खुल गया। वैसे पौधों के लिए और भी जरूरी हार्मोन्स हैं, जैसे ऑक्सिन और साइटोकाइनिन, जिनकी खोज ने खेती को बहुत बदला है। और आखिर में चलिए बात करते हैं अंगूर की। वानस्पतिक नाम है वाइटिस विनिफेरा। माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति एशिया माइनर में हुई थी। भारत में देखें तो महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। अंगूर उगाने के लिए कुछ खास चीजें चाहिए, जैसे रेतीली दोमट मिट्टी, मतलब सैंडी लोम सॉइल। मिट्टी का पीएच 6.5 से 7.5 के बीच हो और तापमान करीब 28 से 32 डिग्री सेल्सियस। अंगूर खाने के काम तो आते ही हैं, साथ ही किशमिश, जूस और हाँ, वाइन बनाने में भी इस्तेमाल होते हैं। इन्हें उगाने के लिए या तो हार्डवुड कटिंग्स का इस्तेमाल होता है या फिर ग्राफ्टिंग और बडिंग तकनीक अपनाई जाती है। भारत में इन्हें सहारा देने के लिए, मतलब ट्रेनिंग के लिए, बावर सिस्टम काफी आम है। देखा होगा ना, जिसमें बेलें ऊपर मचान या तार पर एक छतरी की तरह फैल जाती हैं। पर अंगूर उगाना हमेशा आसान नहीं होता। पोषक तत्वों की कमी से काफी दिक्कतें आ सकती हैं। जैसे अगर बोरॉन की कमी हो जाए तो हेन एंड चिकन डिजीज हो जाता है। इसमें क्या होता है कि गुच्छे में कुछ दाने तो मुर्गी जितने बड़े हो जाते हैं और कुछ बेचारे चूजे जितने छोटे रह जाते हैं। अजीब है ना? वहीं अगर नाइट्रोजन ज्यादा डाल दी तो बड किलिंग हो सकती है, मतलब कलियां ही मरने लगती हैं। कितना कितना नाजुक संतुलन होता है ये सब। वैसे कुछ और फलों के नाम याद आ रहे हैं? अनार, प्यूनिका ग्रेनाटम, अमरूद, सिदियम गुयावा, बेर, जिजिफस मॉरिटियाना। Get 18 objective books, today each with 2000 to 3000 MCQs and full explanations, all for just 69 rupees per book. Download Agri Textbook app now. पहले बात करते हैं पौधों की सेहत की। एक सवाल था गुमोसिस रोग के बारे में। ये किस फल वृक्ष से जुड़ा है? जवाब है सिट्रस फ्रूट्स, मतलब नींबू वर्गीय फल। दिलचस्प बात यह है कि इसी रोग को लीफ फॉल या फुट रॉट या फिर ब्रूम रॉट भी कह देते हैं। ये होता है फाइटोफथोरा स्पीशीज नाम के एक फंगस से, और ये सॉइल बोन है, मतलब ये फंगस मिट्टी में रहता है। अक्सर जड़ों पर या तने के निचले हिस्से पर हमला करता है, खासकर जहां पानी ठीक से ना निकल पाए, मतलब ड्रेनेज अच्छा ना हो। इसकी पहचान सीधी है। पेड़ की छाल से खासकर नीचे की तरफ दरारों से गूंद जैसा रस निकलता दिखता है, जैसे पेड़ ब्लीडिंग कर रहा हो। इसे काबू में करने के लिए 0.1% ओरोफंजिन या फिर बोर्डो मिक्सचर का छिड़काव बताया गया है। और हाँ, जाहिर है बाग में अच्छा ड्रेनेज रखना गमोसिस रोकने के लिए बहुत जरूरी है। सिट्रस में और भी दिक्कतें आती हैं, जैसे बैक्टीरियल कैंकर है या वायरल ट्रिस्टेजा, वो एफिड से फैलता है। अच्छा, पौधों की सेहत के बाद अब कुछ पौधों की पहचान और उनकी खासियतें जानते हैं। एक सवाल था खजूर यानी डेट पाम के बोटैनिकल नेम पर। यह है फिनिक्स डैक्टिलिफेरा और ये एरिकेसी एक परिवार का सदस्य है, मतलब ताड़कुल का। इससे इसके बढ़ने के तरीके और जरूरतें पता चलती हैं। इसका फल ड्रूप कहलाता है, मतलब गुठली वाला फल। एक रोचक बात यह है कि इससे जो फर्मेंटेड प्रोडक्ट बनता है उसे एरक कहते हैं। और खेती के लिए जरूरी बात, यह पौधा डायोशियस होता है, यानी नर और मादा पौधे अलग अलग। इसीलिए अच्छी फसल के लिए खेत में करीब 100 मादा पौधों पर 2 से 3 नर पौधे रखने पड़ते हैं। इसके फूलों का गुच्छा जो इन्फ्लोरेसेंस होता है उसे स्पैडिक्स कहते हैं। पहचान की बात चल ही रही है तो एक और औषधीय पौधे का जिक्र था, लिकरिस को और क्या कहते हैं? इसे मुलेठी। हाँ, मुलेठी के नाम से जाना जाता है। इसका बोटैनिकल नेम है ग्लिसराइजा ग्लैब्रा और ये फेबेसी परिवार से है, मटर कुल का। इसे स्वीट रूट भी कहते हैं, बिल्कुल सही। संस्कृत नाम यष्टि मधु भी यही बताता है। यष्टि माने तना और मधु मतलब मीठा। इसमें गजब का मीठापन होता है, पता है? इसका कारण है ग्लिसराइजिन नाम का तत्व। ये तत्व जड़ को चीनी से करीब 5 गुना ज्यादा मीठा बना देता है और यही ग्लिसराइजिन इसे औषधीय गुण भी देता है, जैसे सूजन कम करना, गले की खराश में राहत देना। इसकी जड़ का जो पीलापन है वो आइसोलिक्रिल नाम के पिगमेंट की वजह से होता है। ठीक है, पौधों को पहचाना, उनके गुण जाने, अब सवाल आता है उन्हें उगाने का, फैलाने का। तो एक सवाल था एयर लेयरिंग तकनीक के बारे में। इसे चाइनीज लेयरिंग, पॉट लेयरिंग, मार्कोटाज या गूटी भी कहते हैं। यह प्रोपगेशन यानी प्रवर्धन की एक बहुत पुरानी विधि है, चीन से आई है। लीची, गुआवा, मैंगो जैसे कई फलों के पेड़ों को व्यावसायिक रूप से फैलाने में यह बहुत काम आती है, खासकर उन किस्मों में जिनके बीज से वैसे पौधे नहीं उगते या जिनकी कटिंग आसानी से जड़ नहीं पकड़ती। इसमें होता क्या है, पौधे से जुड़े हुए ही तने के एक हिस्से की छाल, मतलब गर्डल करके हटा दी जाती है और उसी जगह पर जड़ें निकलने दी जाती हैं। सोचिए, हवा में जड़ें। इसके लिए सबसे अच्छा रूटिंग मीडियम मानते हैं स्फैग्नम मॉस को, क्योंकि ये अपने वजन से कई गुना पानी सोखकर नमी बनाए रखता है जब तक जड़ें निकल ना जाएं।
लेयरिंग का असल में मूल सिद्धांत यही है, तने पर जड़ें विकसित करना जब वो मां पौधे से जुड़ा हो। ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन का एक तरीका है। हाँ। इसके और भी प्रकार हैं, जैसे सिंपल लेयरिंग है या माउंट लेयरिंग, जो सेब के रूट स्टॉक्स तैयार करने में काम आता है। चलिए पौधे लगा दिए, फैला दिए। अब बात आती है पानी की, सिंचाई, इरिगेशन। सवाल था कि कौन सी सिंचाई प्रणाली पौधे को उसके कंजम्पटिव यूज के लगभग बराबर पानी देती है। जवाब है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। कंजम्पटिव यूज का मतलब है पानी की वो कुल मात्रा जो पौधा अपनी बढ़ोतरी और दूसरी जैविक क्रियाओं जैसे ट्रांसपिरेशन के लिए इस्तेमाल करता है। ड्रिप इरिगेशन, जिसे ट्रिकल इरिगेशन भी कहते हैं, इसमें पानी फिल्टर होकर बहुत कम दबाव पे लो प्रेशर पर ड्रिपर्स या एमिटर्स के जरिए बूंद बूंद करके सीधे पौधे की जड़ों के पास पहुंचता है। इससे पानी की बर्बादी बहुत कम होती है और पानी ठीक उतना ही मिलता है जितनी पौधे को जरूरत होती है। एक तरह से इसमें घुलनशील उर्वरक मिलाकर सीधे जड़ों तक पहुंचाना भी मुमकिन है। उसे फर्टिगेशन कहते हैं। यह पानी बचाने का एक बेहद कारगर तरीका है, खासकर जहां पानी की कमी हो। I got 200 solved agri papers for 398 rupees. Every question has detailed explanations and keynotes. सबसे पहले बात करते हैं जेली और पेक्टिन की। परीक्षा में एक सवाल था कि एक अच्छी जेली बनाने के लिए पेक्टिन का सही परसेंट क्या होना चाहिए। जवाब है 0.5 से 1.0% के बीच। अब ये पेक्टिन आखिर है क्या चीज? ये फलों और सब्जियों की कोशिका भित्ति सेल वॉल में पाया जाने वाला एक तरह का स्टार्च है, मतलब पॉलीसेकेराइड स्टार्च, जिसे खाने की चीजों को गाढ़ा करने के लिए एक थिकनर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और ये मात्रा इतनी जरूरी क्यों है? देखिए, अगर पेक्टिन 0.5% से कम हुआ तो जेली ठीक से जमेगी नहीं, और अगर 1.0% से ज्यादा हो गया तो बहुत सख्त, मतलब हार्ड एंड टफ हो जाएगी। जाहिर है जेली में पेक्टिन के अलावा चीनी, शुगर होती है करीब 60-65%, फलों का एसिड, फ्रूट एसिड करीब 1% और पानी, वाटर 33-38%। तो पेक्टिन का ये जो संतुलन है, ये जेली के लिए बेहद अहम है। अच्छा, अब आते हैं भारत के अपने स्वदेशी फल पर। पूछा गया था कि कौन सा फल भारत का मूल निवासी है, इंडिजीनियस। सही जवाब है बेर, जिसे इंडियन जुजुबी भी कहते हैं। साइंटिफिक नाम है ज़ाइज़िफ मॉरिशाना। बेर में देखिए विटामिन सी, ए और बी कॉम्प्लेक्स काफी होता है। इसे गर्म और सूखी, मतलब हॉट एंड ड्राई जलवायु पसंद है। यहां तक कि ये 40 डिग्री सी तक तापमान सह सकता है। इसकी जड़ें काफी गहरी होती है और इसमें कुछ खास जीरोफिटिक गुण होते हैं, जिस वजह से ये कमाल का सूखा सहिष्णु है, मतलब एक्सट्रीमली ड्राउट टॉलरेंट। कम पानी में भी बढ़िया चलता है। इसकी कुछ मशहूर किस्में, वैरायटीज हैं कैथीली, उमरान, गोला, सेब, बनारसी वगैरह। इसे उगाने के लिए अक्सर टी बडिंग जैसी कलम विधियों, प्रोपगेशन मेथड्स का इस्तेमाल होता है। हालांकि इसमें फ्रूट फ्लाई जैसे कीट लग सकते हैं और पाउडरी मिल्ड्यू जैसी बीमारी, डिजीज का खतरा रहता है, जो काफी खतरनाक है। दिलचस्प बात यह है कि बेर के अलावा बेल, कटहल, कागजी नींबू, फालसा और जामुन भी भारत के ही मूल फल हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक खास किस्म कल्टीवेर पर था, शुगर बेबी किसकी किस्म है? ये तरबूज वाटरमेलन की एक जानी मानी किस्म है। साइंटिफिक नाम है सिट्रुलस लेनाटिस। शुगर बेबी की खासियत है इसका मीठा स्वाद, गुलाबी गोदा और गहरे रंग का मोटा छिलका। इसका आकार भी काफी छोटा होता है, इतना कि इसे आइस बॉक्स तरबूज भी कहते हैं। फ्रिज में आसानी से आ जाता है। ये जल्दी तैयार होने वाली किस्मों, अर्ली सीजन वैरायटी में से है। करीब 75 दिनों में फसल तैयार। छोटे बगीचों, स्मॉल गार्डन्स या सब्जी की खेती, वेजिटेबल फार्मिंग के लिए ये काफी अच्छी मानी जाती है। इसी तरह एक और किस्म का जिक्र था, प्राइड ऑफ इंडिया। ये किस फसल की किस्म है? ये पत्ता गोभी की एक लोकप्रिय किस्म है। साइंटिफिक नाम ब्रासिका ओलोरेसिया वार कैपिटेटा। प्राइड ऑफ इंडिया की पहचान है कि ये जल्दी तैयार होती है और अच्छी उपज देती है, मतलब अर्ली यील्डिंग और हाई यील्डिंग है। एक पत्ता गोभी का वजन 1.5 से 2 किलोग्राम तक हो सकता है। और इसकी औसत पैदावार एवरेज यील्ड 20 से 29 टन प्रति हेक्टेयर तक जा सकती है। अच्छी खासी उपज है। फसल रोपाई के 75 से 85 दिनों बाद कटाई, हार्वेस्टिंग टाइम के लिए तैयार हो जाती है। इसे DAT यानी डेज आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग भी कहते हैं। और आखिरी सवाल था अत्यधिक सूखा सहिष्णु, हाईली ड्राउट टॉलरेंट फल के बारे में। जवाब है अनार, पोमेग्रेनेट। साइंटिफिक नाम पुनिका ग्रेनेटम। अनार वैसे तो एक झाड़ी है, एक श्रब है, पर इसे छोटे पेड़ की तरह भी उगाया जा सकता है। ये सूखा सह लेता है, लेकिन हाँ, नियमित सिंचाई, रेगुलर इरिगेशन से पैदावार बेहतर होती है। इसे अक्सर शुष्क, एरिड और अर्ध शुष्क, सेमी एरिड इलाकों में उगाया जाता है। कमाल की बात है कि इसे हफ्ते में बस एक बार पानी देना, मतलब रिक्वायर वाटर 1 टाइम अ वीक, भी काफी हो सकता है। बेर के अलावा ड्रैगन फ्रूट, अंगूर और अंजीर भी सूखा सहिष्णु फलों के अच्छे उदाहरण हैं। Unbelievable but true. 22,000 MCQs from 200 plus agri exams, perfectly sorted into 154 topics. ये शुरू करते हैं। तो पहला सवाल Q76 नर्सरी से जुड़ा है। पौधे उगाने का सही माध्यम यानी ग्रोइंग मीडिया क्या है? अक्सर हम सोचते हैं कि भाई मिट्टी ही होगी, लेकिन जवाब है परलाइट, स्फैग्नम मॉस और मिट्टी। ये सभी सही हैं। मतलब ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है। ग्रोइंग मीडिया का काम सिर्फ पौधे को फिजिकल सपोर्ट देना नहीं होता,
बल्कि उसे ज़रूरी हवा मतलब एरेशन, पानी और हाँ, मिनरल न्यूट्रिएंट्स ये सब सही मात्रा में उपलब्ध कराना भी होता है। सोचिए पीट मॉस, वर्मिक्यूलाइट या नारियल की भूसी, श्रेडेड कोकोनट हस्क जिसे कहते हैं, या कंपोस्ट मटेरियल्स, इन सब को इस्तेमाल करके नर्सरी वाले पौधों के लिए बिल्कुल सही माहौल बनाते हैं। ये सिर्फ मिट्टी डालने से कहीं ज़्यादा टेक्निकल काम है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। ज़रा दुनिया के नक्शे पर देखें कि भारत बागवानी में कहाँ खड़ा है, खासकर आम मैंगो के मामले में Q77। और यहाँ एक बहुत बहुत इंटरेस्टिंग बात है। दुनिया में आम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? जी हाँ, भारत। और ये कोई छोटी मोटी बढ़त नहीं है। भारत सालाना करीब 20 मिलियन टन आम उगाता है। 20 मिलियन टन। ये दुनिया के कुल उत्पादन का लगभग 40.48% है, मतलब करीब करीब आधा। ये आंकड़े दिखाते हैं कि भारत की जलवायु, यहाँ की कृषि तकनीकें, ये सब मिलकर इसे फलों का राजा बनाने में कैसे मदद करती हैं। इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी जबरदस्त है। और हाँ, बात सिर्फ आम तक ही नहीं है। भारत बनाना, पपाया और लेमन उत्पादन में भी दुनिया में नंबर 1 है। भारत के अंदर बात करें तो उत्तर प्रदेश, यूपी आम उत्पादन में सबसे आगे है। करीब 23.47% हिस्सा यूपी से आता है। आम जिसका साइंटिफिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका। और किस्में तो आप जानते ही होंगे, अल्फोंसो, केसर, दशेरी वगैरह कितनी मशहूर है। सही में भारत की शान है आम। अब जब बागवानी के उत्पाद जैसे फल बाजार में आते हैं तो उनकी प्रोसेसिंग होती है और यहीं फूड साइंस का रोल आता है। जैसे जैम के मामले में Q78 सवाल था कि जैम में टोटल सॉल्युबल सॉलिड्स यानी TSS की स्टैंडर्ड मात्रा कितनी होनी चाहिए। जवाब है 68.5%। अब ये TSS प्रतिशत इतना जरूरी क्यों है? असल में TSS, जिसे रिफ्रैक्टोमीटर नाम के यंत्र से मापते हैं, वो उत्पाद में घुले हुए ठोस पदार्थों की मात्रा बताता है। मतलब ये मिठास और गाढ़ेपन का एक इंडिकेटर है जो प्रोडक्ट की क्वालिटी और शेल्फ लाइफ तय करता है। तुलना के लिए देखिए, जेली में TSS होता है 65%, कैंडी में तो 75%, सॉस या केचप में करीब 25% और जो रेडी टू सर्व RTS बेवरेजेस होते हैं उनमें सिर्फ 10%। जैम बनाने में फल और चीनी का रेशो आमतौर पर 1.1 रखते हैं, लेकिन ये 68.5% TSS का स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि अगर चीनी ज्यादा हो गई तो जैम क्रिस्टलाइज हो सकता है। तो देखिए कैसे साइंस और स्टैंडर्ड्स मिलकर फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। चलिए अब थोड़े कलात्मक बात करते हैं। बागवानी में भी कला है। बात करते हैं टोपियरी की, Q79। ये क्या है? ये पेड़ों या झाड़ियों को करीने से काटकर उन्हें सजावटी आकार देने की कला है। जैसे कोई पक्षी बना दिया या जानवर या कोई ज्योमेट्रिक शेप। ये सिर्फ प्रूनिंग नहीं है, इसमें धैर्य और स्किल दोनों चाहिए। एक अच्छे टोपियरी पौधे में क्या गुण होने चाहिए? भाई, वो बार बार कटाई सह सके, मतलब रिपीटेड प्रूनिंग झेल ले, उसमें लचीलापन हो, फ्लेक्सिबल हो, और हाँ, उसमें वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छी हो ताकि वो जल्दी से हरा भरा हो और आकार बनाए रखे। मैदानी इलाकों यानी प्लेन्स के लिए कैसूरीना, बाउगनवेलिया, क्लेरोडेंड्रा जैसे पौधे अच्छे माने जाते हैं टोपियरी के लिए। अच्छा, यहीं एक और शब्द आता है, पगोला। ये टोपियरी नहीं है। पगोला क्या होता है? वो बगीचे में खंभों पर बना एक ढांचा होता है ना, जिस पर अक्सर बेलें चढ़ी होती हैं, एक छायादार रास्ता या बैठने की जगह बन जाती है। तो टोपियरी है कला और पगोला है आर्किटेक्चर का हिस्सा, दोनों अलग हैं। और आखिर में एक बहुत प्रैक्टिकल चैलेंज की बात करते हैं, भंडारण, स्टोरेज की, खासकर प्याज के साथ। प्याज को स्टोर करते हैं तो कुछ टाइम बाद उसमें अंकुरन शुरू हो जाता है, स्प्राउटिंग जिसे कहते हैं, फिर वो खराब हो जाता है। तो इसे रोकने के लिए कौन सा ग्रोथ रेगुलेटर इस्तेमाल होता है? जवाब है मैलिक हाइड्रोजाइड, जिसे शॉर्ट में MH कहते हैं। सबसे इफेक्टिव तरीका क्या पाया गया है? फसल कटाई यानी हार्वेस्ट से करीब 2 हफ्ते पहले 2500 ppm MH का स्प्रे करना। यहाँ ppm का मतलब है पार्ट्स पर मिलियन, यानी 10 लाख हिस्सों में 2500 हिस्से MH। बहुत थोड़ी मात्रा लगती है पर काम करती है। ये तकनीक पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को कम करने में और प्याज को लंबे समय तक यूजेबल बनाए रखने में मदद करती है। पर ध्यान रहे, हर ग्रोथ रेगुलेटर का अपना अलग काम है। जैसे इंडोल ब्यूट्रिक एसिड IBA, वो रूट्स के विकास में मदद करता है। जिबरेलिक एसिड GA फूलों और फलों के डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करता है। और साइकोसेल तने की लंबाई कम करके जल्दी फूल लाने में मदद करता है। तो ये दिखाता है कि बागवानी में केमिकल्स का कितना प्रिसाइज और टारगेटेड इस्तेमाल होता है। 29 rupees per mock test for any agriculture exam.
Can't believe I found this app earlier. सबसे पहले उठाते हैं फुट एंड माउथ डिजीज एफएमडी का मसला। देखिए, ये सिर्फ एक बीमारी नहीं है, बल्कि पशुधन उद्योग के लिए एक बड़ा आर्थिक खतरा भी है। ये एक वायरल बीमारी है जो पिकोना वायरिडे परिवार के एप्थोवायरस से होती है और बहुत तेजी से फैलती है, मतलब हाईली कंटेजियस है। और सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है? इसके एक नहीं 7 अलग अलग स्ट्रेन हैं। मतलब एक वैक्सीन सबसे बचाव नहीं कर सकती, हर स्ट्रेन के लिए बिल्कुल अलग तैयारी चाहिए। और जानवरों में इसके लक्षण, वो बेचैनी साफ दिखती है, जैसे मुंह से लगातार लार गिरना, कंपी होना, पैरों में दर्द और सूजन सी, दूध देने वाले पशुओं में दूध अचानक कम हो जाना, पैरों पर छाले दिखना और तेज बुखार। ये सब पशुपालकों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होता, सही में। अच्छा, अब बीमारी है तो इलाज की बात भी जरूरी है। एफएमडी जैसी स्थितियों के बाद या पाचन संबंधी दिक्कतों में पर्जेटिव्स काम आते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये जुलाब है, इंटेस्टाइन की सफाई में मदद करते हैं। इनका असर अलग अलग हो सकता है, कुछ हल्के होते हैं जिन्हें लैक्सेटिव या एपेरिएंट कहते हैं, और कुछ काफी तेज जिन्हें पर्जेटिव या कैथार्टिक कहा जाता है। ये काम कैसे करते हैं? कुछ पेट में जलन पैदा करके काम करते हैं, वो इरिटेंट या स्टिमुलेंट कहलाते हैं, जैसे कास्टर ऑयल, अरंडी का तेल। कुछ आंतों में पानी खींचकर काम करते हैं, ऑस्मोटिक वाले। इसमें आते हैं मैग्नीशियम सल्फेट यानी एप्सम सॉल्ट या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कुछ मल का वजन बढ़ाकर, जैसे बल्क वाले सिलियम यानी इसबगोल या गेहूं का चोकर, व्हीट ब्रान। और कुछ चिकनाई पैदा करके लुब्रिकेंट जैसे लिक्विड पैराफिन। तो हाँ, ये मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैस्टर ऑयल, ये सभी जानवरों के लिए डॉक्टर की सलाह पर इस्तेमाल होते हैं। चलिए बीमारियों और दवाओं से हटकर अब जरा डेयरी उद्योग की तरफ चलते हैं। दूध की क्वालिटी और खासकर उसमें फैट कितना है ये जानना बहुत जरूरी होता है। यही काम आता है गर्बर टेस्ट। ये दूध में फैट परसेंट, मतलब वसा का प्रतिशत, पता लगाने का एक बहुत ही कॉमन तरीका है। इसमें होता क्या है? दूध में तेज सल्फ्यूरिक एसिड मिलाते हैं और फिर उसे तेजी से घुमाते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं। इससे फैट अलग हो जाता है और बस उसे नाप लिया जाता है। ये एक कमर्शियल मेथड है, मतलब व्यावसायिक तौर पर खूब इस्तेमाल होता है। इसे फुकोमा टेस्ट भी कहते हैं। हाँ, ये भी है कि दूध में प्रोटीन या दूसरी चीजें जांचने के अलग तरीके हैं। जैसे प्रोटीन के लिए किचडाल मेथड है या SNF सॉलिड नॉन फैट के लिए ग्रेविमेट्रिक विधि, पर फैट के लिए गर्बर टेस्ट काफी अहम है। चलिए अब रेगिस्तान के जहाज मतलब ऊंट की बात करें। भारत में जो एक कुबड़ वाला ऊंट हम अक्सर देखते हैं वो अरबी ऊंट है। उसे ड्रोमेडेरी कहते हैं। ये सिर्फ सवारी या बोझ ढोने के काम नहीं आता, आपको पता है, ये राजस्थान का राज्य विरासत पशु भी है और ये करीब 200 किलो वजन उठा सकता है। अच्छा खासा वजन है ये। और इसकी रफ्तार, हैरान हो जाएंगे आप, इसका नाम ग्रीक भाषा के शब्द से बना है जिसका मतलब है दौड़ने वाला। और ये सच में 65 किलोमीटर प्रति घंटे तक दौड़ सकता है, बहुत तेज। अब इसकी तुलना करें 2 कुबड़ वाले बैक्ट्रियन ऊंट से। वो मंगोलिया जैसे इलाकों में मिलता है और हाँ, वो खारा पानी भी पी सकता है। कमाल की अडेप्टेशन है ना? ऊंट परिवार में और भी दिलचस्प सदस्य हैं, जैसे विक्यूना। ये पेरू में मिलता है, सबसे छोटा ऊंट है शायद, और दुनिया की सबसे महंगी ऊन इसी से मिलती है। या फिर एल्पाका को ले लीजिए, दक्षिण अमेरिका का है और तरह तरह की आवाजें निकालने के लिए जाना जाता है। आखिर में पशु प्रबंधन से जुड़ी एक प्रक्रिया पर बात करते हैं, डॉकिंग। ये क्या है? ये भेड़ के बच्चों मतलब लैम्स की पूंछ हटाने या छोटी करने का प्रोसेस है। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों किया जाता है, क्या जरूरत है इसकी? तो मुख्य वजह है साफ सफाई और स्वास्थ्य। पूंछ के आसपास गंदगी जमा होने से मक्खियों का संक्रमण हो सकता है, ब्लो फ्लाई इन्फेस्टेशन कहते हैं इसे, और ये भेड़ के लिए खतरनाक हो सकता है। तो डॉकिंग इसी जोखिम को कम करने के लिए की जाती है। इसके तरीके भी अलग अलग हैं। बहुत छोटे मेमनों के लिए करीब 7 दिन के रबर रिंग्स का इस्तेमाल होता है। थोड़े बड़े मेमनों मतलब 1 से 8 हफ्ते के, उनके लिए हॉट आयरन यानी गर्म लोहे से पूंछ हटाई जाती है। इसके अलावा क्लैंप या सर्जरी का तरीका भी अपनाया जाता है। 200 plus agriculture exam papers with key points and full explanations length. 29 rupees for the full set. तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानवरों को परजीवियों से बचाने वाली दवाओं की बात करते हैं। एंथेलमिंटिक दवाएं। देखिए, जब जानवरों को पेट के कीड़ों जैसे परजीवियों से मुक्त करना होता है ना, तो ये एंथेलमिंटिक दवाएं काम आती हैं। ये दवाएं क्या करती हैं? ये या तो कीड़ों को मार देती हैं, उन्हें कहते हैं वर्मिसाइड्स, या फिर उन्हें बेअसर करके मतलब पैरालाइज करके शरीर से बाहर निकाल देती हैं। वो है वर्मिफ्यूजस। इनमें एक नाम बहुत ही आम है, आइवरमेक्टिन। ये आइवरमेक्टिन समूह की दवा है। कुत्तों और बिल्लियों में जो हार्टवर्म होता है उसकी रोकथाम से लेकर मवेशियों में भी कई तरह के परजीवियों के इलाज में इसका खूब इस्तेमाल होता है, बड़े पैमाने पर। हाँ, पर एक बात ध्यान रखनी जरूरी है, ये दवा मेलॉक्सिकैम से अलग है जो सूजन और दर्द के लिए है, या फिर ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जो एक एंटीबायोटिक है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए, या पोटेशियम परमैंगनेट जो त्वचा संक्रमण में काम आता है, उनसे ये बिल्कुल अलग है। आइवरमेक्टिन ये खास तौर पर परजीवी कीड़ों के लिए ही है। अच्छा,
अब अगर दूध उत्पादन की बात करें तो एक नस्ल है जो पूरी दुनिया में छाई हुई है, हॉल्स्टीन फ्रीजियन। इसका मूल स्थान है हॉलैंड यानी नीदरलैंड्स, और खास तौर पर वहां का फ्रीजलैंड प्रांत। ये गाय न सिर्फ दुनिया में सबसे ज्यादा दूध देने के लिए जानी जाती है, औसतन कितना, करीब 6000 से 7000 किलो प्रति लैक्टेशन, मतलब एक ब्यांत में, बल्कि ये सबसे भारी मवेशी नस्लों में से भी एक है। पहचान आसान है, शरीर पर बड़े काले और सफेद धब्बे होते हैं, ये इसकी खास पहचान है। ये नस्ल मतलब एक तरह से दुनिया भर में दूध उत्पादन बढ़ाने पर जो जोर है उसका प्रतीक भी बन गई है। वैसे दूसरी मशहूर नस्लों के मूल स्थान भी बड़े दिलचस्प है, जैसे जर्सी लाय जर्सी आइलैंड से है, ब्राउन स्विस स्विट्जरलैंड से, रेड डेन डेनमार्क से, आयरशायर स्कॉटलैंड से, और गर्नी वो फ्रांस के गर्नी द्वीप से। अच्छा जी, जानवरों के स्वास्थ्य में एक और बहुत अहम चीज है नवजात बच्चों की देखभाल, शुरुआती देखभाल। जन्म के ठीक बाद माँ का जो पहला गाढ़ा पीला दूध आता है ना, उसे कहते हैं कोलोस्ट्रम या खीस भी बोलते हैं। ये सच में यूं समझ लीजिए एक जीवन रक्षक अमृत है। इसमें सामान्य दूध के मुकाबले सोचिए 7 गुना तक ज्यादा प्रोटीन होता है, 2 गुने ठोस पदार्थ और ढेर सारे मिनरल्स और विटामिन ए। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है, वो है इसमें मौजूद एंटीबॉडीज। मां से बच्चे में जाती हैं ये, और बच्चे को जन्म के बाद शुरुआती दिनों में कई जानलेवा बीमारियों से लड़ने की ताकत देती हैं, एक सुरक्षा कवच की तरह। ये एक हल्के लैक्सेटिव का काम भी करता है। इससे बच्चे का पहला मल, जिसे मेकोनियम कहते हैं, वो आसानी से निकल जाता है। इसीलिए ये बहुत जरूरी माना जाता है कि जन्म के 15-30 मिनट के अंदर ही बछड़े को कोलोस्ट्रम पिला दिया जाए। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात ध्यान देने वाली है, कितनी मात्रा में पिलाना चाहिए। सही मात्रा है बछड़े के शरीर के वजन का 10%। हाँ, गाय के बछड़े के लिए वजन का 10वां हिस्सा और भैंस के बछड़े के लिए 15वां हिस्सा। कभी कभी लोग सोचते हैं ज्यादा पिलाना अच्छा है, पर ऐसा नहीं है। ज्यादा पिलाने से काफ स्काउर्स मतलब दस्त की गंभीर समस्या हो सकती है, तो सही मात्रा वो बहुत मायने रखती है। अच्छा, पहचान की बात चल रही थी, तो क्या कभी जानवरों के वैज्ञानिक नामों पर गौर किया है? साइंटिफिक नेम्स ये पूरी दुनिया में किसी प्रजाति की सटीक पहचान के लिए इस्तेमाल होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं ये नाम। जैसे बकरी का साइंटिफिक नेम है कैप्रा हरकस, इसी तरह गाय को कहते हैं बॉस्टोरिस, भैंस बबुलिस बबालिस, भेड़ को ओविस एरिस, सुअर को सस स्क्रोफा डोमेस्टिकस और मुर्गी को गैलिस डोमेस्टिकस। ये वर्गीकरण और अध्ययन को मतलब क्लासिफिकेशन और स्टडी को आसान और सार्वभौमिक बनाते हैं। और आखिर में चलिए बात करते हैं नस्लों की। एक्सोटिक ब्रीड्स यानी विदेशी नस्लें, ये वो नस्लें हैं जो मूल रूप से भारत की नहीं है, बाहर से लाई गई हैं। क्यों? अक्सर उनके खास गुणों के लिए, जैसे ज्यादा दूध देना। बकरी की बात करें तो टॉगनबर्ग एक ऐसी है एक्सोटिक नस्ल है, स्विट्जरलैंड की टॉगनबर्ग घाटी से आई है और माना जाता है कि यह दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात डेयरी बकरी नस्लों में से एक है। और भी हैं जैसे सैनिन, एल्पाइन, एंगोरा और बोअर, ये सब विदेशी नस्लें हैं। इन्हें भारत में अक्सर देशी नस्लों के साथ क्रॉस ब्रीडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि दूध उत्पादन बढ़े या मांस उत्पादन सुधरे। जबकि बारबरी, जमुनापारी और बीटल जैसी नस्लें ये हमारी अपनी देशी नस्लें हैं। Get 18 objective books, each with 2000 to 3000 MCQs and full explanations, all for just 69 rupees per book. Download AgriTest Book app now. चलिए जरा इसको समझते हैं। सबसे पहले पोल्ट्री यानी मुर्गी पालन। एक सवाल था रानीखेत बीमारी पर। इसे न्यूकासल डिजीज भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये पहली बार इंग्लैंड की न्यूकासल अपॉन टाइन में पाई गई थी। ये एक आप कह सकते हैं काफी गंभीर वायरल बीमारी है, पैरामिक्सोवायरस टाइप 1 से होती है। और चिंता की बात यह है कि ये जूनोटिक है, मतलब जानवरों से इंसानों में भी फैल सकती है और बहुत तेजी से फैलती है। सोचिए पोल्ट्री फार्म्स के लिए कितना बड़ा खतरा है। अंडे देना कम, मुर्गियां सुस्त, दस्त और मृत्यु दर भी काफी ऊंची। बचाव के लिए तो देखिए वैक्सीनेशन ही मुख्य उपाय है, और साथ में साफ सफाई, मतलब सख्त बायोसिक्योरिटी। वैसे पोल्ट्री में और भी हैं, जैसे इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज, IBD कहते हैं इसे, ये छोटे चूजों में होती है। फिर कॉक्सिडियोसिस है, ये एक प्रोटोजोन से होती है, एमाइरिया, इससे भी काफी आर्थिक नुकसान होता है। और एक है फाउल पॉक्स, धीमी फैलती है, वायरल है, त्वचा पर मस्से जैसे हो जाते हैं। अच्छा, अब आते हैं ऊंटों पर। सवाल था एक वयस्क ऊंट के मुंह में कुल कितने दांत? सही जवाब है 34। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उनके रेगिस्तानी जीवन के अनुकूलन का हिस्सा है। इन 34 दांतों में 12 मोलर्स, 10 प्रीमोलर्स, 2 नुकीले वुल्फ टीथ होते हैं, 2 केनाइन्स और 8 इंसाइजर्स। और ये भी दिलचस्प है कि ऊपर के जबड़े में 16 दांत और नीचे वाले में 18। शायद इसी बनावट से उन्हें वो सख्त रेगिस्तानी वेजिटेशन चबाने में आसानी होती होगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, सेंट्रल शीप एंड वुल रिसर्च इंस्टीट्यूट, CSWRI, ये कहाँ है? ये है अविनगर, राजस्थान में।
मालपुरा तहसील में। इसे 1962 में स्थापित किया गया था और ये ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च का हिस्सा है। CSWRI का काम बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर भेड़ पालकों के लिए। उन्होंने भेड़ों की कई अच्छी नस्लें डेवलप की हैं, जैसे आविकलिन है, इसकी ऊन कालीन के लिए बहुत अच्छी होती है, आविवास्त्रा है, आविमांस है मांस के लिए, और भारत मेरिनो बारीक ऊन के लिए। इसी तरह के और भी संस्थान हैं देश में, जैसे कैटल के लिए मेरठ में है, बफलोस के लिए हिसार हरियाणा में, गोट के लिए मखदूम यूपी में, और पोल्ट्री के लिए सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली में है। ये सब संस्थान हमारे पशुधन की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में लगे हैं। अच्छा, अब आते हैं भैंसों पर। एक बहुत ही खास सवाल था, किस नस्ल की भैंस के सींग दराती जैसे मतलब सिकल शेप के होते हैं? ये पहचान है गुजरात की सूरती नस्ल की। इसके और भी नाम है तलाबदा, गुजराती। सींगों का आकार वो नस्ल पहचानने का एक अहम तरीका है। जैसे नीली रावी के सींग छोटे और एकदम कसकर मुड़े हुए होते हैं। मेहसाना, जो कि सुरती और मुर्रा की क्रॉस ब्रीड है, उसके सींग भी मुड़े हुए होते हैं, कुछ कुछ दराती जैसे। और मुर्रा, उसकी तो पहचान ही है वो जलेबी की तरह कसकर गोल घूमे हुए सींग। ये विशेषताएं सिर्फ देखने के लिए नहीं है, ये नस्ल की शुद्धता और उसके गुणों से जुड़ी होती हैं। और आखिर में थोड़ा दूध के विज्ञान पर बात करते हैं। दूध कितना शुद्ध है, ये कैसे पता करें? इसके लिए एक यंत्र आता है, लैक्टोमीटर। ये दूध का स्पेसिफिक ग्रेविटी मापता है, मतलब आपेक्षिक घनत्व। स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने का एक सूत्र भी है। जो करेक्टेड लैक्टोमीटर रीडिंग है CLR, उसे 1000 से भाग दें और उसमें 1 जोड़ दें। जैसे मान लीजिए CLR 28 है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा 28,000 + 1, यानी 1.028। गाय के दूध का सामान्य स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है 1.028 से 1.030 तक, और भैंस के दूध का थोड़ा ज्यादा 1.030 से 1.032 तक। अगर ये इससे कम है तो शक होता है कि पानी मिलाया गया है। ये भी जानना दिलचस्प है कि दूध के अलग अलग कंपोनेंट्स का स्पेसिफिक ग्रेविटी अलग होता है। जैसे फैट का सिर्फ 0.93 होता है, जबकि स्किम्ड मिल्क का, जिसमें से फैट निकाल दिया हो, 1.036 होता है। I got 200 solved agri papers for 398 rupees. Every question has detailed explanations and keynotes. करते हैं भेड़ों से, शीप से। सबसे पहले बात करते हैं चोकला नस्ल की। ये राजस्थान का गौरव मानी जाती है। इसे मेरिनो ऑफ राजस्थान या फिर इंडियन मेरिनो भी कहते हैं। और जानते हैं क्यों? क्योंकि ये भारत की सबसे बेहतरीन कारपेट ऊन देती है, फाइनेस्ट कारपेट वूल। ये इसकी खास पहचान है। स्थानीय तौर पर इसे शेखावाटी या छापर भी कहा जाता है। एक और नाम भी है इसका, राता मुंडा। वो इसलिए क्योंकि इसका चेहरा गहरे भूरे या लाल भूरे रंग का होता है और उस पर ऊन नहीं होती है। ये नस्ल आपको मुख्य रूप से राजस्थान के चुरू, नागौर और सीकर जिलों में मिलेगी। इनके शरीर पर काफी घना ऊन होता है, पेट और पैरों के ज्यादातर हिस्सों को ढकता हुआ। अगर दूसरी राजस्थानी भेड़ों से तुलना करें तो जैसे पुडल है, उसका चेहरा काला और भूरी धारियों वाला होता है। नाली का चेहरा सफेद या हल्का भूरा, और मालपुरा का ऊन वो काफी मोटा और खुरदुरा होता है, अलग इस्तेमाल के लिए। तो ये तो हुई चोकला की बात। अब भेड़ बकरियों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और पूरे देश के पशुधन के आंकड़ों को देखते हैं। 2019 में हुई थी 20वीं लाइवस्टॉक सेंसस, पशुधन गणना। इसके कुछ खास नतीजे सामने आए थे। क्या आपको पता है कि बकरियों मतलब गोट की आबादी में कौन सा राज्य सबसे आगे है? वो है राजस्थान। करीब 2 करोड़ 18 लाख बकरियां हैं वहाँ। ये गणना जो है ये हर 5 साल में मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड फिशरीज करवाता है। इससे हमें पता चलता है कि देश भर में पशुधन की क्या स्थिति है और फिर नीतियां बनाने में भी मदद मिलती है। अच्छा, दूसरे राज्यों की बात करें तो कुल पशुधन और भैंसों बफलो की संख्या में उत्तर प्रदेश टॉप पे है। मुर्गी पालन पोल्ट्री में तमिलनाडु आगे है। मवेशियों कैटल में पश्चिम बंगाल और भेड़ों शीप की संख्या में तेलंगाना सबसे आगे है। तो ये आंकड़े दिखाते हैं कि भारत के अलग अलग हिस्सों में किस तरह का पशुपालन ज्यादा होता है। एक तरह से विविधता दिखती है। चलिए अब भैंसों की दुनिया में चलते हैं और बात करते हैं भदावरी नस्ल की। इसकी सबसे बड़ी पहचान है इसका तांबे जैसा अनोखा रंग, कॉपर कलर बॉडी कोड जिसे कहते हैं। ये हल्के तांबे से लेकर गहरे तांबे तक हो सकता है और पैरों का रंग अक्सर गेहूं के भूसे जैसा दिखता है। एक और खास निशान है, गर्दन के निचले हिस्से पर 2 सफेद धारियां बनी होती हैं जिसे शेवरॉन कहते हैं, या फिर स्थानीय लोग उसे काठी कंथी बुलाते हैं। इसके सींग भी अलग होते हैं, काले रंग के, थोड़े बाहर और नीचे की तरफ मुड़े हुए, फिर गर्दन के साथ चलते हुए ऊपर उठ जाते हैं। इसे इटावा भी कहते हैं क्योंकि ये आगरा और इटावा उत्तर प्रदेश में और साथ ही भिंड और मुरैना
मध्य प्रदेश में भी मिलती है। खनवसा मतलब बटर फैट में बदल सकती है। इसके दूध में बटर फैट कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। घी बनाने के लिए बेहतरीन है और किसानों के लिए भी आर्थिक रूप से काफी फायदेमंद है। हाँ, और दूसरी मशहूर नस्लों की बात करें तो मुर्रा है वो अपने जेट ब्लैक रंग और कसकर मुड़े हुआ सींगों के लिए जानी जाती है। और एक नीली रावी ये काले रंग की होती है, पर उसके माथे, पैरों और पूंछ पर सफेद निशान होते हैं। और कभी-कभी उसकी आंखें नीली या सफेद होती हैं, जिसे वॉल-आइड कहते हैं। काफी दिलचस्प। अच्छा, अब एक सवाल, दुनिया की सबसे बेहतरीन ऊन किस भेड़ से मिलती है? ये खिताब जाता है मेरिनो नस्ल को। मेरिनो मूल रूप से ये स्पेन की है। इसकी ऊन दुनिया में सबसे महीन मानी जाती है। सोचिए, 24 माइक्रोन से भी कम। तुलना के लिए बता दूं, इंसान का बाल 50 से 70 माइक्रोन्स मोटा होता है। आजकल ऑस्ट्रेलियन मेरिनो शीप की ऊन को दुनिया में सबसे अच्छा और मुलायम माना जाता है। लग्जरी कपड़ों में इस्तेमाल होती है। इनकी एक और पहचान है त्वचा पर पड़ने वाली कई सिलवटें, स्किन फोल्ड्स, इससे ज्यादा ऊन मिलती है। आखिर में थोड़ा मवेशियों से जुड़ी सामान्य शब्दावली, कैटल टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं। ये शब्द अक्सर सुनने में आते हैं, जैसे हेफर, ये किसे कहते हैं? ये वो युवा मादा मवेशी है, यंग फीमेल कैटल, जिसने अभी तक कोई बच्चा नहीं दिया है, आमतौर पर 6 महीने से 3 साल की उम्र तक की। जब वो अपना पहला बच्चा दे देती है, तब उसे काऊ कहा जाता है। इसी तरह काफ का मतलब है बछड़ा या बछिया। बुल काफ यानी नर बछड़ा। बुल मतलब वयस्क नर सांड, जो प्रजनन के लिए इस्तेमाल होता है। और स्टीयर या बुलॉक, ये उस नर को कहते हैं जिसका बधियाकरण कर दिया गया हो और जिसे आमतौर पर खेती या बोझा ढोने के काम में लिया जाता है।